सुप्रभात। आज का हमारा विषय रहेगा देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। नाटक में रंगमंच की वस्तु के कारण देश काल एवं वातावरण का विशेष महत्व होता है। नाटक में देश काल एवं वातावरण का निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। पात्रों की वेशभूषा के द्वारा, पात्रों की भाषा के द्वारा और तत्कालीन अवस्था के चित्रण के द्वारा। नाटककार को इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। उसे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि पात्रों की वेशभूषा देश काल वातावरण के अनुरूप हो। अब जैसे आप रामायण देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि रामायण के उन पात्रों की वेशभूषा एक विशेष प्रकार की है। अब मान लीजिए आप रामायण देख रहे हैं और उस रामायण में रामानंद जी ने रामायण के पात्र राम को या सीता को पाश्चात्य वेशभूषा में दर्शाया होता तो क्या दर्शक उस काल से जुड़ पाते? शायद नहीं। तो पात्रों की वेशभूषा देश काल एवं वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए। पात्रों की भाषा भी देश काल के अनुरूप ही होनी चाहिए। यदि वह उस अनुरूप नहीं होगी तो पात्र अस्वाभाविक प्रतीत होंगे। अब चूंकि रामायण जो है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, भारतीय संस्कृति से जुड़ी होने के कारण आप रामायण के पात्रों की जो भाषा है उसको संस्कृत या हिंदी में तो उसके साथ जुड़ सकते हैं। यदि वहां पर राम, सीता, रावण या किसी अन्य पात्र के द्वारा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो पाठक को वह अस्वाभाविक, पाठक या दर्शक को वह अस्वाभाविक प्रतीत होगा। नाटककार नाटक के पात्रों द्वारा तत्कालीन अवस्था का चित्रण भी सफलतापूर्वक कर सकता है। नाटककार इसके माध्यम से वर्तमान में रहते हुए भी भूतकाल का उद्घाटन करता है। ऐतिहासिक नाटककार को तो इन 3 बातों का और भी अधिक ध्यान रखना पड़ता है। यदि वह इतिहास की घटनाओं का सजीव चित्रण न कर सके तो नाटक सफल ही नहीं होगा। हाँ, उसे इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि नाटक देखते समय अथवा पढ़ते समय दर्शक या पाठक को यह न लगे कि वह इतिहास पढ़ या देख रहा है। नाटककार को विद्वानों के इस कथन का ध्यान रखना पड़ता है कि इतिहास में तिथियों के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं होता और साहित्य में तिथियों के अतिरिक्त शेष सब सत्य होता है। अर्थात नाटककार किसी ऐतिहासिक घटना का मंचन करने के लिए, उस पर नाटक रचने के लिए इतिहास में अपनी कल्पना के रंग भरकर उसको रोचक बनाने का प्रयास करते हैं। अब बात आती है काल निरूपण की। ध्रुव स्वामिनी की कथा का आधार ऐतिहासिक है। इसमें जिन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया गया है उनके संबंध में न तो प्रसाद जी ने स्वयं कोई ऐतिहासिक काल योजना निर्धारित की है और न ही इतिहासकार ही किसी निर्णय पर पहुंच सके हैं। प्रसाद जी ने केवल श्री जायसवाल जी द्वारा मान्य एक तिथि का उल्लेख किया है जिसका संबंध चंद्रगुप्त और शकराज के युद्ध से संबद्ध है। प्रसिद्ध इतिहासकार साल्टो रामगुप्त का शासनकाल ईस्वी सन 375 से 380 तक मानते। इतिहासकार चंद्रगुप्त का सिंहासनासीन होना ईस्वी सन 380 मानते, जिसकी पुष्टि मथुरा के शिलालेख
से भी होती है। अतः हम ध्रुव स्वामी नाटक का समय ईस्वी सन 380 मान सकते हैं। अब आते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। ईस्वी सन 375 से 380 तक का राजनीतिक वातावरण कैसा था, इसे प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी में चित्रित करने का प्रयास किया। उस समय रामगुप्त का शासन था, जो एक अत्यंत दुर्बल, कायर, मद्यप, दुराचारी और एक ही शब्द में कहें तो अयोग्य शासक था। उसकी इन्हीं कमजोरियों से लाभ उठाते हुए शत्रु सिर उठाने लगे थे और रामगुप्त उनसे टक्कर लेने के स्थान पर उनसे संधि करना श्रेयस्कर समझता था। शकराज की संधि की शर्तें तो बहुत ही विचित्र थी। वह अपने लिए महादेवी ध्रुव स्वामिनी और अपने सामंतों के लिए रामगुप्त के सामंतों की पत्नियां मांगता है, जिसे कायर, कलीब और निर्लज रामगुप्त स्वीकार कर लेता है, किंतु चंद्रगुप्त अपने वंश की मर्यादा का हनन होते देख नहीं सकता। वह स्त्री वेश में ध्रुव स्वामिनी के साथ शकराज के शिविर में जाकर उसका वध कर डालता है। ध्रुव स्वामिनी के प्रथम अंक में रामगुप्त के अंतःपुर का चित्रण करके प्रसाद जी ने यह सिद्ध किया है कि उस समय के राजा कितने विलासी होते थे। हर समय मदिरा पान करते रहने से और स्त्रियों के संसर्ग में रहने के कारण उनका पौरुष समाप्त हो जाता था। ध्रुव स्वामिनी का यह व्यंग्य देखिए कितना सटीक है। जब कोई प्रतिहारी राजा के विषय में पूछता है तो वह क्या कहती है? वह कहती है, मेरे आंचल में तो छिपे नहीं हैं, देखो किसी कुंज में ढूंढो। उस युग की राजनीति में नैतिकता का अभाव था। सम्राट रामगुप्त के विभिन्न वाक्यों से अथवा संवादों से इस बात पर प्रकाश पड़ता है। सम्राट समुद्रगुप्त अपना उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को नियुक्त करते हैं, किंतु रामगुप्त शिखर स्वामी के साथ षड्यंत्र रचकर न केवल राजसत्ता हथियाता है, अपितु अपने छोटे भाई की वाग्दत्ता पत्नी से भी विवाह कर लेता है। रामगुप्त के युग में नारी को केवल भोग विलास की वस्तु माना जाता था। इसी के फल स्वरूप जीतने वाले राजा को हारने वाला राजा अपनी कन्या भेंट कर देता था। ये उपहार उस समय की राजनीति का एक अंग था। स्वयं ध्रुव स्वामिनी इसी प्रकार चंद्रगुप्त को भेंट की गई थी। शिखर स्वामी का निम्न कथन इसका प्रमाण है। समुद्रगुप्त की विजय यात्रा में महादेवी जी के पिताजी ने उपहार में उन्हें गुप्तकुल में भेज दिया और रामगुप्त उससे विवाह करके भी उसे शकराज को भेंट कर देना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी को रामगुप्त शकराज से संधि की शर्तों के अनुसार भेंट कर देना चाहता है। ध्रुव स्वामिनी के विरोध करने पर वह कहता है, तुम मेरी रानी नहीं, जाओ, तुमको जाना पड़ेगा। तुम उपहार की वस्तु हो, आज मैं तुम्हें किसी दूसरे को देना चाहता हूं। इससे तुम्हें क्यों आपत्ति है? नारी जाति का ऐसा घोर अपमान अन्यत्र देखने को नहीं मिलता, किंतु यह उस समय की राजनीति का एक अंग था। षड्यंत्र भी उस समय की राजनीति के अंग थे। पहले रामगुप्त षड्यंत्र रचकर राज्य सिंहासन हथियाता है, फिर ध्रुव स्वामिनी को हथियाता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी के प्रति वह सदा आशंकित रहता है। उसे संदेह रहता है कि ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। इसी कारण वह चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी को शकराज के शिविर में जाने देता है। उसके पीछे कारण क्या था कि वह चाहता था कि शकराज इन दोनों की हत्या कर दे और वह निशंक हो जाए। इस प्रकार की राजनीति कभी सफल सिद्ध नहीं हो सकती। प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी में रामगुप्त का विनाश करके इस बात को सिद्ध किया है। दूसरे अंक में आप देखते हैं कि आचार्य मिहिर देव इस प्रवंचनापूर्ण राजनीति से राजा को सावधान करते हुए कहता है, राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ न धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है।
राजनीति की साधारण घटनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ऐसी प्रवंचनापूर्ण राजनीति एक प्रकार का धोखा है। जो इसमें फंसेगा उसका परिणाम रामगुप्त जैसा ही होगा। सामाजिक परिस्थिति। रामगुप्त के शासनकाल में सामाजिक पतन देखने को मिलता है। इसका एक कारण प्रसाद जी ने यह बताया है कि राजा यदि दुर्बल, विलासी, कायर और कलीव होगा तो मानव समाज की सामाजिक दुर्दशा होगी। ध्रुव स्वामिनी नाटक में समाज की इसी दुर्दशा पर प्रकाश डाला गया है। प्रसाद जी ने इस काल में पुरुषों की अपेक्षा नारियों को अधिक सबल और सक्षम दिखाया है। दूसरा कारण उन्होंने यह दिया है कि उस समय के पुरुष विलासी, मद्यप और कायर थे। नाटक में हम देखते हैं कि मंदाकिनी सम्राट रामगुप्त एवं शिखर स्वामी तक को काफी डांटती फटकारती। उस समय के समाज में विलास के लिए सुरा और सुंदरी का काफी प्रचार था। ध्रुव स्वामिनी का यह कथन इस बात का प्रमाण है। मैं स्वीकार करती हूं कि आज तक मैं तुम्हारे विलास की सहचरी न हुई। रामगुप्त केवल इसी कारण उसका त्याग करता है, उसे पत्नी के अधिकार से वंचित रखता है। उस समय का पुरुष एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। रामगुप्त अति सुंदर ध्रुव स्वामिनी के होते हुए भी कुंजों में पर स्त्री गमन करता है। शकराज भी कोमा जैसी प्रेयसी के होते हुए भी ध्रुव स्वामिनी को पाने का प्रयत्न करता है। नाटक में नृत्यादि के आयोजन से यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि उस समय का समाज किस हद तक वासना में लीन था। बोनों और हिजड़ों का नृत्य एवं संभाषण उस काल के आमोद प्रमोद के घटिया स्तर को स्पष्ट करता है। और रामगुप्त जैसा राजा जब उनसे में रुचि लेता है तो राज परिवार के भी घटियापन का ज्ञान हमें ये नाटक अनजाने में ही करा देता है। उस समय के समाज में कन्याोपहार की प्रथा थी, जिसमें कन्या उपहार रूप में दे दी जाती थी। ध्रुव स्वामिनी भी गुप्त कुल में ऐसे ही आई थी और इसी प्रथा के प्रभाव के अंतर्गत शकराज भी ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप पाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि उस समय नारी को एक कृतदासी के सिवाय कुछ भी नहीं समझा जाता था। उस समय की नारियों में जागरूकता के चिन्ह भी दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी अपने पति रामगुप्त के मुंह पर ही उसे कायर, निर्लज्ज, मद्यप और नपुंसक कहकर उससे तलाक पाना चाहती है। ऐसे पति के साथ कौन स्त्री रहना पसंद करेगी? किंतु साथ ही प्रसाद जी ने कोमा के रूप में मुख होकर अत्याचार सहन करने वाली नारी को भी प्रस्तुत किया है। वह एक ऐसी सशक्त नारी है जो अपने पति की प्रताड़ना मिलने पर भी उसके दूसरी स्त्री को प्राप्त करने की नीयत जानकर भी उससे संबंध नहीं तोड़ना चाहती। कोमा अपने पिता से कहती है, तोड़ डालूं पिताजी, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा। वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों में उलझ गई। दे दूं एक झटका, उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वह छिन्न भिन्न होकर धूल में लौटने लगे। ऐसी कठोर आज्ञा न दो। ध्रुव स्वामी नाटक में प्रसाद जी ने गुप्तकालीन समाज की दुर्दशा का चित्रण बड़ी ही सफलतापूर्वक किया है। नारियों का दैन्य, पुरुषों की स्त्री भावना और समाज की दुरावस्था सभी को प्रसाद जी ने इस नाटक में दर्शाया है। धार्मिक परिस्थिति। ध्रुव स्वामी नाटक पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि गुप्त काल में धर्म के बंधन कितने जटिल थे, नहीं थे जितने कि उससे पूर्व काल में थे। उस काल में पत्नी को धार्मिक मर्यादा के अनुसार उपयुक्त पति न मिलने पर उसे त्याग देने की अनुमति थी। नारद और पाराशर की स्मृतियां तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्री संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हैं। ध्रुव स्वामिनी में पुरोहित अपना व्याख्यान इस प्रकार देता है, विवाह की विधि ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त को एक भ्रांतिपूर्ण बंधन में बांध दिया है। धर्म का उद्देश्य इस तरह पददलित नहीं किया जा सकता। माता और पिता के प्रमाण के कारण से धर्म विवाह केवल परस्पर द्वेष से टूट नहीं सकते, परंतु यह संबंध उन प्रमाणों से भी विहीन है और भी
यह रामगुप्त मृत और प्रव्रजित तो नहीं है, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से भी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव स्वामिनी पर कोई अधिकार नहीं। अपना निर्णय देता हुआ पुरोहित आगे कहता, जिसे अपनी स्त्री को दूसरे की अंकगामिनी बनाने के लिए भेजने में कोई संकोच नहीं। क्लीव नहीं तो और क्या है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि धर्म शास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। प्रसाद जी ने तत्कालीन ब्राह्मणों को निर्भीक और साहसी दिखाया है। जब रामगुप्त पुरोहित से कहता है कि मूर्ख, तुमको मृत्यु का भय नहीं, तो पुरोहित बड़ी आस्था से उत्तर देता है, तनिक भी नहीं, ब्राह्मण केवल धर्म से भयभीत है, अन्य किसी भी शक्ति को वह तुच्छ समझता है। तुम्हारे वधिक मुझे धार्मिक सत्य कहने से रोक नहीं सकते। उन्हें बुलाओ, मैं तैयार हूं। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म की अवस्था दृढ़ थी, जिसके कारण पुरोहित एवं पंडित निर्भीक एवं स्पष्टवादी थे। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से ध्रुव स्वामी नाटक एक सफल नाटक है। उसमें देश काल एवं वातावरण का सही चित्रण किया गया है। तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों का निश्चय ही सुंदर चित्र इस नाटक में देखने को मिलता है। धन्यवाद। मंजित भारती। सुप्रभात। आज का हमारा विषय रहेगा देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नाटक की समीक्षा। नाटक में रंगमंच की वस्तु के कारण देश काल एवं वातावरण का विशेष महत्व होता है। नाटक में देश काल एवं वातावरण का निर्माण 3 प्रकार से